लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। क्या होता है ओम्स लॉ हमारा, याद है? ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी वायर के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस बात के, कि उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। मतलब जितना वोल्टेज होता है उतना ही करंट फ्लो होता है। वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वायर में करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, मतलब ये कि लेट सपोज ये मेटेलिक कंडक्टर है, ये उसके एंड्स है, उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है क्या, V। तो इसमें जो करंट होगा I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के। लेकिन कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, हमें ये भी पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के अगर इक्वल्स टू लगाते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, R कांस्टेंट। ये R क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ठीक है, इस कांस्टेंट को किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस नाम से जानते हैं। किस नाम से? रेजिस्टेंस नाम से जानते हैं। ठीक है, और हमने ये भी सीखा था इसका मतलब क्या है, V अपॉन I का रेशियो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, सेम आता है। इसे इमेजिन करो। ठीक है, एक एग्जांपल से लेट सपोज हमारे पास एक वायर है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर है। कब फ्लो हो रहा है, जब इसके वायर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। तो V अपॉन I का रेशियो कितना आ गया, 5/2। अगर मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस 5 की जगह 10 कर देता हूं तो करंट अपने आप को 4 एम्पियर कर लेगा, जिससे रेशियो अभी भी कितना है, 5/2। कितना है, 5/2। अगर मैं इस वोल्टेज को 15 कर लेता हूं तो करंट की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 6 एम्पियर, जिससे अभी भी रेशियो कितना आएगा मेरे बच्चे, 5/2। क्या है बात समझ में? तो मतलब ये कि वायर में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते जाओगे तो करंट चेंज होता, और इस तरीके से होगा कि इनका रेशियो हर बार क्या है, सेम है। और ये जो रेशियो आ रहा है 5/2 मतलब 2.5, ये क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्या है बात समझ में? अब हम इसका ग्राफ सीख लेते हैं। इसका ग्राफ क्या होता है भाई, या इसे ऐसे भी पढ़ाया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो मेरे भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है ये है कि सर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के लिए, कौन सा ग्राफ, VI ग्राफ। कौन सा ग्राफ, VI ग्राफ। तो क्योंकि ये दोनों चीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, और अगर इस ग्राफ पे कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स लिए जाए, लेट सपोज ये पॉइंट A है और ये B है। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो अगर हम इस ग्राफ की क्या कैलकुलेट करें, स्लोप ऑफ VI ग्राफ निकालें, तो वो क्या आएगी भाई, हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 क्या वैल्यू देगा भाई, y2 माइनस y1, ये y2 होगी पूरी, ये हो गई y1, ये y1, ये पूरा y2। तो ये देगा चेंज इन पोटेंशियल। अरे हाँ ना, चेंज इन पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आई आपको, नहीं आई? अरे मान लो इस B पॉइंट पर वोल्टेज है 5 वोल्ट, A पॉइंट पर वोल्टेज है 1 वोल्ट, तो डिफरेंस क्या आया, 4 वोल्ट। तो ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल ही तो है, वोल्टेज में आ रही है वैल्यू। और ऐसी x2 माइनस x1 क्या देगा आपको, चेंज इन करंट, क्योंकि x एक्सिस पे क्या होगा करंट, ये वैल्यू इतनी क्या होगी x1, और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी ये x2। अरे हाँ या ना, तो x2 माइनस x1 क्या देगा आपको, चेंज इन करंट। और जो ये रेशियो होगा चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट का, यही क्या होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर VI ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है, रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए हमारे पास VI ग्राफ दे रखा है, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। अब पूछ लिया जाए कि इन R1, R2, R3 को आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा ये ऑर्डर, R1, R2, R3 है क्या, रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपको बोलना बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इनका, कौन सा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो भाई मेरे
हमने पढ़ा भी अभी, स्लोप क्या बताती है? रेजिस्टेंस। स्लोप ढलान भी कहते हैं जिसे, जितनी ज्यादा होती जाएगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? R2, उससे कम कौन होगा? R3, और सबसे कम कौन होगा? R1, क्योंकि ये सबसे नीचे है। अगर इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो सबसे कम कौन है? R1, उससे ज्यादा R3, और उससे ज्यादा R2, याद रखिएगा। अगर इसी की जगह क्वेश्चन आता है IV ग्राफ दे रखा हो, फिर क्या होगा? अभी तो हमने क्या पढ़ा? VI ग्राफ पढ़ा, पर VI की जगह क्या दे रखा हो? IV ग्राफ। तब क्या होगा? तो जो उसकी स्लोप है वो क्या नहीं देगी? रेजिस्टेंस तो नहीं देगी, वो क्या दे देगी? कंडक्टेंस दे देगी। तो अब ये कंडक्टेंस क्या होता है वो सिखाते हैं। हम पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस किससे डिनोट किया जाता है मेरे भाई? कंडक्टेंस G से डिनोट करते हैं। होता क्या है? इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसे समझते हैं। रेजिस्टेंस थी रुकावट, और कंडक्टेंस है कि कोई भी चीज कितना ज्यादा अलाउ कर रही है किसको? करंट को फ्लो करने में। जितना ज्यादा कंडक्टेंस होता है किसी मटेरियल का, मतलब करंट उतनी इजीली फ्लो कर सकता है। क्या ये बात समझ में? अब ऐसा यूनिट क्या होगी कंडक्टेंस की? तो भाई इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की क्या थी? ओम। तो ये क्या होगा? 1 ओम, जिसे क्या कहते हैं? ओम इनवर्स, या फिर सीमेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? सीमेंस। आगे, अब इसी की जगह हम साफ साफ और सिखाते हैं आपको ग्राफ। कौन सा? IV या IB ग्राफ पढ़ते हैं। IB ग्राफ। क्या अंतर हुआ है VI और IB में? एक्सेस बदल गई है। क्या बदल गई है? ठीक है, मतलब ये कि जब Y एक्सेस पे करंट की वैल्यूज ली जाए और X एक्सेस पे किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज ली जाए, तो हम बोलेंगे IV ग्राफ। पहले उसे बोलते हैं जो Y एक्सेस पे होता है, बाद में उसे बोलते हैं जो X एक्सेस पे होता है। तो इसका भी ग्राफ कैसा आएगा? सीधी लाइन ऊपर जाती है। लेकिन अगर यहां पे हम स्लोप कैलकुलेट करें किस चीज की? IB ग्राफ की, तो वो स्लोप क्या बताएगी हमें? सर वो बताएगी 1/रेजिस्टेंस। क्या? 1/रेजिस्टेंस, जो कि क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है? लेट सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया बोर्ड में कि एक IV ग्राफ है और ये 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, R1, R2 और R3। आपको इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन सा होगा? R3, उससे कम और सबसे कम। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा R3, R3, उससे कम R2, और सबसे कम R1। ठीक है, क्या ये बात समझ में? आपको याद है ना रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। ऐसे सिंबल ओमेगा से। कल को डिफाइन करने को आ जाए 1 ओम, कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, डिफाइन करने को आया कि 1 ओम डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे? तो हम जानते हैं R बराबर V/I। R की वैल्यू 1 ओम कब आएगी? जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट, और करंट कितना हो? 1 एम्पियर। तो 1 ohm is the resistance offered by a conductor in which 1 ampere current is flown on applying 1 volt potential difference। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से किसी वायर में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम होगा। एक बार जल्दी से इतना पढ़ लो पहले बुक से। क्या पढ़ेंगे? ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर। तो भाई सबसे पहला तो ओमिक रजिस्टर होते क्या है? विच ओबेज ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ ओबे करते हैं। इसका मतलब अगर उनका टेम्परेचर चेंज ना किया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो आता है वो हर बार सेम आता है। जब ओम्स लॉ फॉलो करेंगे तो उसमें जो VI ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ? VI ग्राफ बनेगा, वो भी कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो भाई इसका एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, वो नाइक्रोम अलॉय हो गया, इलेक्ट्रोलाइट विद सुटेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है,
वो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड लगी हो, जैसे कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट और कॉपर की इलेक्ट्रोड से, ये सभी क्या होते हैं, ओमिक रजिस्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, जबकि अगर पूछा जाए नॉन ओमिक कौन से होते हैं मेरे भाई, तो नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ ओबे ना करे, विच डजंट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, जब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते, तो इसमें जो ग्राफ आता है वो ऐसे कर्व आता है। ठीक है, ग्राफ आता है वो क्या आता है, ऐसे कर्व आता है। अब इस कर्व को समझो, ये ग्राफ कर्व आने का मतलब क्या है, हर पॉइंट पे इसकी स्लोप क्या होगी, चेंज करेगी, और स्लोप बदल रही है तो हर पॉइंट पे इसका रेजिस्टेंस भी बदलता जाएगा। क्या ये बात समझ में? तो ऐसे ओमिक रेजिस्टर जो नॉन ओमिक रेजिस्टर जो होता है उनका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बदला तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। ठीक है, आगे इसके एग्जांपल क्या हो गए, जैसे हमारे पास जंक्शन डायोड हो गया, जैसे हमारे पास एलईडीज हो गई। ठीक है, जंक्शन डायोड हो गए, एलईडी हो गए। ठीक है, इवन ट्रांजिस्टर्स, तो ट्रांजिस्टर्स ये सब क्या होते हैं, हमारे नॉन ओमिक होते हैं। इतना तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। एक बार बुक में जो डिफरेंस दे रखा है उसे आप पढ़ लीजिए। जो हमारा क्या होता है, फिलामेंट होता है बल्ब का, फिलामेंट ऑफ बल्ब, वो भी क्या एक नॉन ओमिक रेजिस्टर है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे जैसे फिलामेंट गर्म हो जाता है या जो बल्ब में करंट फ्लो होता है उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, तो रेशियो सेम नहीं आता। बल्ब जितना गर्म उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बल्ब ठंडा होता गया रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो किन बातों पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस चेंज होता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे भाई, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वायर जितना लंबा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसीलिए वायर की लेंथ जो है वो कोशिश करी जाती है शॉर्ट से शॉर्ट रखी जाए। अब इसका रियल लाइफ में यूज बताए, जब हम स्पीकर्स होम थिएटर वगैरह लेते हैं तो उसमें स्पीकर जब हम दूर ज्यादा रखते हैं तो वायर भी ज्यादा आएगा, वायर ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्पीकर से जो साउंड की क्वालिटी है वो कम होने लगती है। क्योंकि जो होम थिएटर की मेन मशीन है वो तो उसी हिसाब से करंट रिलीज करेगी ना जिससे वो पहुंचे। अब आपने लेंथ बहुत ज्यादा ले ली तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे जो क्वालिटी साउंड की आनी चाहिए उतना करंट पहुंचेगा ही नहीं और वो काम नहीं करेगा। अच्छा, स्पीकर जो काम करते हैं वो किस करंट पर काम करते होंगे, एसी पे या डीसी पे? डीसी पे या एसी पे, सोचो। डीसी पे। अब क्यों डीसी पे काम करते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट तो बार बार चेंज होगा, जब चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो जो मैग्नेट के पोल्स बनेंगे वो चेंज हो जाएंगे, जिससे जब उस स्पीकर की फिल्म को दूर भगाना है तो कभी दूर जाएगी कभी पास आ जाएगी, इसलिए डीसी करंट यूज होता है। ठीक है, आगे दूसरा फैक्टर किस बात पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे मेरे भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर ये वायर है, ये वायर की लेंथ है, तो ये जो एरिया है थिकनेस पे, तो बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है थिकनेस ऑफ वायर, उस पर भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेडियस ऑफ वायर के होल स्क्वायर पर डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एरिया में पाई आर स्क्वायर आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंसेप्चुअल कि रेडियस डबल कर दिया तब रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी कराऊंगा अभी। क्या ये बात समझ में? अब इसे ऐसे समझो कि अगर पहले लेंथ एल थी, पहले लेंथ क्या थी, एल थी, रेजिस्टेंस आर था, अगर लेंथ 2l हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2r। डायरेक्टली का मतलब यही होता है। अगर लेंथ आधी हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, r/2। और इसे ऐसे समझो कि पहले एरिया ए था और रेजिस्टेंस r था, अगर एरिया 2a हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, r/2। ये बड़ा डबल हुआ तो आधा हो गया, अगर एरिया आधा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो क्या बेहतर है, थिक वायर्स या थिन वायर्स? थिक वायर्स,
क्योंकि वायर जितना मोटा होता जाएगा रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। फिर थिक वायर क्यों नहीं यूज करते घरों में? एग्जैक्टली मोटा वायर महंगा पड़ेगा, जितने की बिजली नहीं बचेगी उससे 10-50 लाख गुना ज्यादा का आप खर्चा कर दोगे। आप थिक वायर लगा के क्या 5 रुपए की 10 रुपए की बिजली बचाओगे महीने भर में, और उससे बहुत ज्यादा महंगे तो क्या लग जाएंगे, वायर्स लग जाएंगे। इसलिए अब ये तो एरिया के टर्म्स में हो गया, लेकिन रेडियस के टर्म्स में क्या है? लेट सपोज रेडियस आर था, स्मॉल आर, तो रेजिस्टेंस कैपिटल आर था। रेडियस डबल हुआ 2r का स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ? आर स्क्वायर, सॉरी r बाय 4, क्योंकि 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, 4 गुना हुआ तो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? दोबारा बताता हूं, ऐसे समझो, r बराबर, पहले रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आर स्क्वायर के। अब नया रेजिस्टेंस आर न्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? 2r के स्क्वायर के। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4r स्क्वायर। अरे हाँ ना, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूं किससे? फर्स्ट से, तो ये हो गया आर न्यू अपॉन आर बराबर 4r स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से आर न्यू क्या आएगा? 4r, 4 गुना हो गया। तीसरा और किस बात पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेट सपोज दो वायर हैं, दोनों की लेंथ l है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, लेकिन एक वायर मान लो कॉपर का है और एक वायर मान लो किसका है? एल्यूमिनियम का है। तो हमें तो लग रहा था कि लेंथ और एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, पर हमें पता पड़ा कि क्योंकि इनका मटेरियल अलग है इसलिए इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या नहीं है? सेम नहीं है। मतलब ये कि मटेरियल बदलने पर रेजिस्टेंस भी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और इस चीज को हम किस फॉर्म में पढ़ेंगे अभी? रेजिस्टिविटी की फॉर्म में पढ़ेंगे। किसकी फॉर्म में? रेजिस्टिविटी की फॉर्म में। रेजिस्टिविटी बेसिकली बताती है मटेरियल का नेचर। चौथा और आखिरी पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। और कैसे? रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पर हर बार बराबर नहीं बढ़ेगा। मान लो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, रेजिस्टेंस मान लो डबल हो गया, तो जरूरी नहीं है अगली बार 2 डिग्री सेल्सियस पे दोबारा रेजिस्टेंस डबल हो सकता है 1.5 टाइम्स हो जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता तो है, पर इक्वल नहीं बढ़ता हर बार, इसलिए दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात का ध्यान रखिएगा बच्चे, एग्जाम में जब लिख के आते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में, और पूछा जाता है राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी फैक्टर्स, एक्सप्लेन देम। बच्चे लिख के आते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट? टेम्परेचर, और वो गलत हो जाता है। बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो जो चीज हमने पढ़ी उसके हिसाब से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू लगाते हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक कांस्टेंट। यहाँ पे जो रो है, ये जो रो है वो क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। रो यहाँ पे काम कर रहा है कांस्टेंट की तरह, जिसे किस नाम से जानते हैं? रेजिस्टिविटी। किस नाम से? रेजिस्टिविटी। और आईसीएससी बोर्ड इसे स्पेसिफिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम से पढ़ाने में ज्यादा खुश होता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में शब्द रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी कई बार पढ़ोगे, जबकि आईसीएससी बोर्ड इसे पढ़ाता है किस नाम से? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और बात वही है, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? कुछ पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ये जो होती है वैल्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए होती है और 1 मीटर लेंथ के लिए होती है, इसलिए नाम पड़ गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे पढ़ा था ना हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी तरीके से। पर सीबीएसई बोर्ड में और 11th 12th में, नीट में, जेईई में आप इसे रेजिस्टिविटी नाम से ज्यादा पढ़ोगे। बात एक ही है। तो रेजिस्टिविटी क्या बताती है? नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में बताती है कि मटेरियल का नेचर कैसा है। ठीक है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू अगर बहुत कम है, जैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10 की पावर -8 के आसपास है, तो ये क्या होंगे? मेटल हो सकते हैं। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू 6 से लेके, या ऐसे समझो 4 से लेके 10 × 10 की पावर -8 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएंगे? एलॉय हो जाएंगे।
अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10 की पावर -6 के टर्म्स में है तो ये क्या हो जाएंगे, सेमीकंडक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेमीकंडक्टर। -5 के आसपास है, सॉरी। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10 की पावर -5 के आसपास है तो ये क्या बन जाएंगे, सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, 10 की पावर पॉजिटिव में जा रही है तो ये क्या बन जाएंगे, इंसुलेटर बन जाएंगे। बेसिकली हमने मटेरियल्स को, अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को रेजिस्टिविटी के बेसिस पे बाइफरकेट कर दिया है। रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी रेजिस्टेंस भी उतना कम होगा।